धमकी के बाद जहाजों की आवाजाही बंद। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान ने फिर बढ़ाई सख्ती। हॉर्मुज़ पार करने से जहाजों को रोका गया है। समझौता, ये शब्द दुनिया भर में सबसे बड़ी सुर्खियां इस वक्त बना हुआ है। जब G7 समिट में MOU पर कांपते हाथों से ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने उसी वक्त कहा था कि आसान नहीं है, लेकिन उनका आशय था कि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं है और वो ये भूल गए कि समझौता उस ईरान से हो रहा है जिससे पार पाना आसान नहीं है। अब इस MOU से ईरान पीछे हट गया और हॉर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना है कि MOU लागू ही नहीं हुआ। उसका तर्क है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके, ये तो समझौते की पहली ही शर्त का उल्लंघन हो गया। इसीलिए हॉर्मुज़ फिर से बंद है और अरब में फिर महासंग्राम के तीसरे चरण की आहट गूंज उठी है। IRGC ने शाम को हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। IRGC ने कहा कि कोई भी जहाज हॉर्मुज़ क्रॉस करने की गलती ना करे। लेबनान पर हमले होने के कारण हॉर्मुज़ बंद किया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब कोई रकम नहीं मिलेगी। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां फ्री पैसेज का नियम लागू होता है। शिपिंग इंडस्ट्री और अमेरिका के खाड़ी सहयोगी जैसे सऊदी अरब और UAE इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान को पैसे वसूलने की इजाजत दी गई तो यह दुनिया के बाकी जलमार्गों के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसे संकेत दिए थे जिसके मुताबिक ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर VIP लेन जैसी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। MOU के बाद 60 दिनों की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून और हॉर्मुज़ से सटे देशों की संप्रभुता को ध्यान में रखकर सबसे चर्चा करेगा। हॉर्मुज़ में भविष्य के प्रशासनिक मॉडल को तय करने के लिए ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करेगा। यानी ट्रंप भी ईरान के इस विचार पर सहमत हैं कि हॉर्मुज़ में कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ईरान के इस कदम की सबसे बड़ी वजह लेबनान पर जारी इजराइल के हमले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान का मुद्दा इस पूरी डील की सबसे अहम कड़ी है। जब तक इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमले नहीं रोकता, ईरान वार्ता की टेबल पर नहीं बैठेगा। ईरान ने इसे समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन माना है। समझौते के तहत नियम था कि सभी मोर्चों पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रुकेगी, लेकिन स्विट्जरलैंड वार्ता से ठीक पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को क्या खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने बारूद के ढेर पर रख दिया है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य ऑपरेशनों को स्थायी रूप से रोकने के लिए ऐतिहासिक डील हो चुकी है, समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों में लेबनान की जमीन पर इजराइल के हमले और तेज हुए हैं। हालांकि अब लेबनान में सीज फायर लागू होने की खबरें एक बार फिर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर इस सीज फायर का असर नहीं दिख रहा। नेतन्याहू की इस आक्रामकता से खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बुरी तरह भड़के हुए हैं। अमेरिका ने तो साफ कर दिया है, चेतावनी दे दी है कि इजराइल की सुरक्षा करने वाले 2/3 हथियार अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसों से बनते हैं, इसलिए इजराइल अपनी सीमा में रहे। कि किसी पड़ोसी इलाके पर कब्जा करके स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा बहाल नहीं होती, इजराइल दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएगा। MOU साइन हो चुका है। एक बार फिर लेबनान में सीजफायर लागू होने की बात हो रही है। इसके बाद भी जंग जारी है। नबाती में IDF ने रात भर में भीषण बमबारी की और कम से कम 16 नागरिकों की मौत हो गई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण युद्ध विराम चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि बैरूत के रिहायशी इलाकों पर हुए ये हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी नेतन्याहू को आईना दिखाते हुए कहा है कि किसी पड़ोसी देश के इलाके पर कब्जा करके कभी स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन इन सब के सामने बेंजामिन नेतन्याहू अकेले अड़े हैं कि उनकी सेना दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी।
एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गहरी नाराजगी है तो दूसरी तरफ जेडी वेंस की सख्त चेतावनी। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तीखी आलोचना है तो दूसरी तरफ इतना ही नहीं, खुद इजरायली मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी चिंता में डूबा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी डील से बाहर निकलने की खुली धमकी दे दी है। सवाल हथियार सप्लाई पर भी उठने लगे हैं, यानी चारों तरफ से घिरे इजराइल अकेला पड़ रहा है और अब ये युद्ध नेतन्याहू पर भारी पड़ रहा है। क्या इजराइल धीरे धीरे ग्रेटर इजराइल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती हैं। यानी इजराइल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता है। एमओयू साइन हो चुका है। एक बार फिर लेबनान में सीजफायर लागू होने की बात हो रही है। इसके बाद भी जंग जारी है। नबाती में आईडीएफ ने रात भर में भीषण बमबारी की और कम से कम 16 नागरिकों की जान चली गई। कफर तेबनित में भी युद्ध विराम के सारे दावे हवा हो चुके हैं और हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। अली ताहिर के पहाड़ी इलाके में भी आमने सामने की जंग चल रही है। यानी सीधी बात यह है कि कागज पर भले युद्ध विराम हो चुका हो, लेकिन जमीन पर भीषण युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक मिसाइलों ने इजरायल के कम से कम 5 सैन्य वाहन तबाह कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इजरायल को 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने सैनिक निकालने पड़े हैं। इजरायली अखबार मारिफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल अवीव को डर है कि सार्वजनिक मतभेद आगे चलकर ठोस अमेरिकी कदमों में बदल सकते हैं, जिसमें हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है और सैन्य सहायता बंद हो सकती है। दूसरी तरफ हारित्स का विश्लेषण कहता है कि ईरान समझौते ने ट्रंप को नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार से बदलकर उनके लिए राजनीतिक संकट में बदल दिया।